हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम महात्मा ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी के बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का इकोनॉमिक ज्योग्राफी के पेपर के प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। और प्रीवियस ईयर से हमको एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स में क्वेश्चन में ये है कि जनरली आपको जब तक पैटर्न नहीं पता होगा, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में क्या होता है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं एंड थीम्स भी रिपीट होती हैं। इट मीन्स कि जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी में डेफिनेशन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, या लैंड फॉर्म है, जियोमॉर्फोलॉजी में तो लैंड फॉर्म से क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके के पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी की डेफिनेशन से है कि डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पहला ऑप्शन दिया है आर्थिक गतिविधि और आर्थिक विकास के स्थानिक वितरण का अध्ययन। इट मीन्स कि हम किसी भी स्थान पर किस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनका स्टडी करते हैं। ठीक है। देन है कि वह अध्ययन जो कच्चे माल और उनके उत्पादों के उत्पादन और उपयोग से लेकर भौतिक और आर्थिक स्थितियों में से संबंधित है। इट मीन सही ऑप्शन है। फिर थर्ड ऑप्शन है कि आर्थिक संसाधनों के भौतिक वितरण और उनके उपयोग का अध्ययन। सही बात है बिल्कुल। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देन सेकंड है कि प्रमुख अवधारणाएं हैं, मतलब क्या की कॉन्सेप्ट है उसके इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, कि हम किसी भी प्लेस पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनका स्टडी करते हैं। बिल्कुल सही है। ट्रांसपोर्टेशन कौन सा यूज़ करते हैं? ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जनरली हम लोग रेल मार्ग हो गया, ठीक है, वायु मार्ग हो गया या जल मार्ग हो गया, किस तरीके के ट्रांसपोर्टेशन का हम यूज़ करते हैं। और जगह का मतलब हो गया कि लोकेशन वहाँ की क्या है, कि किस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है। जैसे पहाड़ों पे जाओगे आपको तो अलग तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मिलेंगी, जनरली वहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटीज़ मिलेंगी आपको। लेकिन आप जब प्लेन एरिया में आएंगे तो आपको सेकेंडरी एक्टिविटीज़ भी मिलेंगी, वहाँ पे टर्सरी एक्टिविटीज़ भी मिलेंगी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ भी मिलेंगी। ठीक है, तो किस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। फिर संसाधन और व्यापार, रिसोर्स और ट्रेड, जाहिर सी बात है रिसोर्सेज होंगे फिर उनका ट्रेड भी, मतलब जो उनके प्रोडक्ट होंगे उनको बेचना भी होगा। ठीक है, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर आर्थिक भूगोल के प्रकार हैं, इकोनॉमिक टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के टाइप्स में जनरली हम जो बात करते हैं, एक तो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी हो गया, जाहिर सी बात है इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी आएगा इकोनॉमिक, क्योंकि इंडस्ट्री से ही इकोनॉमी, जैसे हम एक्टिविटीज़ के आधार पर, जैसे 5 प्रकार की एक्टिविटीज़ मानी जाती हैं। ठीक है, तो हो गया प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या गया? एग्रीकल्चर। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ मैन्युफैक्चरिंग हो गया। ठीक है, तो औद्योगिक आ गया, इंडस्ट्रियल प्राइमरी एक्टिविटीज़ हो गया। फिर टर्सरी में आ गया कि जो वहाँ की रीजनल है। ठीक है, ये भी एक तरीके की जो हम लोग अर्बन जोग्राफी में एक थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है, क्रस्टोलर की सेंट्रल प्लेस थ्योरी हो गई। तो रूरल अर्बन फ्रिंज किस तरीके से बनती है, या सेटलमेंट किसका हो गया, या हम बात करें बाजारों की हायरार्की क्या होती है, तो ये सब इसमें आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। ठीक है, जर्नली ऐसे क्वेश्चन होंगे उनको आप सही से पढ़िएगा तो आंसर ज़्यादातर उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, तो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है कि मैन्युफैक्चरिंग इज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मैंने बताया कि नहीं कि मैं एक्टिविटीज़ कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की हैं। पहली हो गई प्राइमरी, तो प्राइमरी में जनरली एग्रीकल्चरल से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ आती होती हैं वो आती हैं। सेकेंडरी हो गई मैन्युफैक्चरिंग, तो ये मैन्युफैक्चरिंग किससे है? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन दिया है वो है आर्थिक भूगोल के उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है फोर्थ, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर फोर्थ ही होगा। बट एक बार हम चलिए पढ़ लेते हैं कि उद्योगों के स्थान का अध्ययन, ठीक है, करते हैं। परिवहन नेटवर्क, ट्रांसपोर्टेशन का हम स्टडी करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम स्टडी करते हैं किस तरीके की टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन में डेवलपमेंट में यूज़ किया जा रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जाहिर सी बात है ये भी हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी। ठीक है, फिर आर्थिक भूगोल के इशूज़ क्या हैं। ठीक है, हम किन इशूज़ की स्टडी करते हैं जनरली। आप देखते हो अनइवन डेवलपमेंट है, कहीं पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। जैसे आप इकोनॉमिक कैपिटल किसे कहा जाता है इंडिया की? मुंबई को। लेकिन वहीं पे आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बीमारू स्टेट का, तो बीमारू स्टेट में क्या है? बिहार हो गया, पहले मध्य प्रदेश था, ठीक है, यूपी भी था अपने बीमारू स्टेट में। तो ये सब क्या थे? मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी थी। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एक इशूज़ हैं जिनमें हम स्टडी करते हैं। फिर आ गया सेकेंडली ग्लोबलाइजेशन। अभी आप देख ही रहे हो कि ईरान में बमबारी हो रही है, तो उसका ग्लोबल ट्रेड पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है? मतलब इम्पैक्ट कहीं हो रहा है लेकिन उसका मतलब एक्टिविटी कहीं पे हो रही है लेकिन उसका इम्पैक्ट कहीं और हो रहा है। इसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट बेसिकली, कि कहीं का इवेंट कहीं की चीज़ों को इफेक्ट करे। ठीक है, तो ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन में सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो जाहिर सी बात है ये होगा। फिर अगला है
पर्यावरणीय प्रभाव, मतलब इन्वायरमेंट से आप देख ही रहे हो कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है आजकल, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है, तो ये सब क्या है, जाहिर सी बात है उसके इशूज़ हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी के जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के जनक जो हैं वो हैं कार्ल, सॉरी, जॉर्ज चेसोज। ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी आए या ऑप्शन में, या यहाँ पे लिखा हो इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, तो इसका आंसर भी बेटा जॉर्ज चेसोज में होगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक जो इनकी किताब है, उस किताब का नाम मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इनकी किताब है, यहाँ पे लिखते हैं, हैंडबुक ऑफ कॉमर्शियल ज्योग्राफी। ठीक है, ये कब दी थी उन्होंने, 1889 में। ठीक है, तो ये किसकी है, जॉर्ज चिशोल्म की। ठीक है, तो अब जैसे हम कार्ल रिटर के बारे में भी जान लेते हैं। कार्ल रिटर क्या थे, रीजनल ज्योग्राफी का इनको फादर कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी के बारे में अगर आए तो कार्ल रिटर। फिर आ जाओ डार्क वाइल्ड, ये भी बेसिकली बेटा इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ठीक है, ये फ्रेडरिक रेडजल, ये अभी आप पढ़ेंगे, ये हम सब पढ़ते हैं बेसिकली ज्योग्राफिकल थॉट्स में। तो इनको कहा जाता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी का फादर, और फाउंडर कहा जाता है इनको, फाउंडर है ये ह्यूमन ज्योग्राफी के। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 8वां क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। बेटा मैंने बताया नहीं, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो वर्क्स हैं वो बेसिकली सब कुछ सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आता है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में एग्रीकल्चरल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आती हैं। टर्सरी में हम लोग सर्विस सेक्टर को जिसको बात करते हैं। ठीक है, अभी हम इसके बारे में डिटेल्ड में पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, बट अभी हम सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। फिर आ जाओ 9th क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, 9th क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है, 9th क्वेश्चन में है आपका बेसिकली परिभाषाओं से रिलेटेड है। लिखा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से जिन्होंने स्थानिक त्रिकोण, ठीक है, कि फ्रोम को न्यूनतम उपयोग करके न्यूनतम परिवहन लागत वाले स्थान की अवधारणा प्रस्तुत की। ठीक है, तो हम लोग लोकेशन ट्राइंगल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, लोकेशन ट्राइंगल बेसिकली किसका कॉन्सेप्ट है, बेवर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हम इन्होंने अपना एक लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थ्योरी, इन्होंने अपनी कौन सी थ्योरी दी थी, लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थ्योरी। ठीक है, कॉस्ट थ्योरी कब दी थी इन्होंने, 1909 में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने बेसिकली इन्होंने कहा था कि जहाँ पे कच्चा माल मिलेगा R1 R2, ठीक है, तो इंडस्ट्री हम कहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने एक त्रिकोणीय कॉन्सेप्ट दिया था कि जहाँ पर रिसोर्सेज, हैवी रिसोर्सेज जहाँ पर मिल रहे होंगे वहाँ पर उस लोकेशन पे हम लोग इंडस्ट्री लगाते हैं जर्नली। ठीक है, फिर इसके बाद है एक है, अच्छा, डब्लू इरशाड के बारे में, इन्होंने ये रीजनल ज्योग्राफी में इन्होंने काम किया था बेटा। ठीक है, DM स्मिथ, इनकी भी एक थ्योरी है मार्जिनल, ठीक है, लोकेशन थ्योरी। अगर हम इसको हिंदी में कहेंगे तो औद्योगिक अवस्थिति का सीमांत सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने कॉस्ट और जो लागत है और जो राजस्व है उसके बीच में एक लाइन ड्रॉ की थी। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं ये। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है, मतलब सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयबल, मतलब कौन सी एक्टिविटीज़ दे रही है प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। प्राइमरी एक्टिविटीज़ के देखो आ गए एग्जाम्पल, मछली पकड़ना, फिशिंग हो गया। ठीक है, ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज़ के पार्ट हैं। फॉरेस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल हैं। तो अब इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से सबसे ज़्यादा किस में ज़्यादा एम्प्लॉयबल है, तो जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर में होंगे। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर में हमारे यहाँ देखो लगभग 50% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो हमारे किस में है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इंगेज है। प्लस पूरे वर्ल्ड में अगर लगाओगे तो बेटा एग्रीकल्चर ही इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आर्थिक भूगोल की दृष्टिकोण से, आर्थिक भूगोल के अध्ययन के दृष्टिकोणों को निम्नलिखित श्रेणियों में, मतलब कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है बेटा, अब हम इसकी बात करेंगे कि कितनी अप्रोचेज हैं इसकी। ठीक है, बेसिकली बेटा इसकी जो है अप्रोचेज, 3 तरीके की अप्रोचेज मानी जाती हैं।
ठीक है, हम मैक्सिमम जो भी आंसर होता है उसको। अगर हम पहली अप्रोच की बात करें तो पहली है कमोडिटी, ठीक है, या हम जिसको बोलेंगे सिस्टमेटिक, ठीक है। सिस्टमेटिक में मतलब एक जैसे किसी भी एक विशिष्ट वस्तु को, ठीक है, चुना जाता है और उसके एक सिस्टमेटिक अध्ययन को, मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे किस तरीके की उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उत्पादन किस तरीके का है, हम उसकी स्टडी करते हैं सिस्टमेटिक में, ठीक है। फिर आ गया रीजनल अप्रोच। रीजनल अप्रोच में जैसे मान लो कोई एक जगह है, प्लेस, एक इकाई है, ठीक है, मान लो बरेली है या कोई भी सिटी है, तो वहाँ पर किस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हम उनकी स्टडी करते हैं। फिर जो थर्ड आती है बेटा, थर्ड आती है थ्योरेटिकल या प्रिंसिपल अप्रोच, हम जिसको बोलते हैं। प्रिंसिपल अप्रोच में ये बात होती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के जो स्थानिक वितरण है उसके पीछे कौन कौन से प्रिंसिपल्स काम करते हैं, जैसे हो गया वॉन थ्योरन का, हो गया वेवर की थ्योरी हो गई, हम उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी में 1910 के शुरुआती दशक में मुख्य रूप से चिंतित था, मतलब किस तरीके से कंसर्न था, ठीक है। तो इसका आंसर अगर हम देखेंगे तो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों द्वारा वस्तुओं का उत्पादन, विनिमय और उपयोग, ठीक है। सेकंड ऑप्शन दिया है दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों द्वारा केवल वस्तुओं की खपत, ये तो आंसर नहीं हो सकता, केवल खपत तो नहीं हो सकता है ना, उत्पादन भी होगा, ठीक है। एशिया में तो भाई एशिया की तो बात ही नहीं होगी, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन, या तो वर्ल्ड लेवल की बात होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, विश्व में, ठीक है, ये भी नहीं होगा चौथा ऑप्शन। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, जो हमारा 13वां क्वेश्चन है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 13वां क्वेश्चन कहता है कि आर्थिक क्षेत्र की संकल्पना अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है, किसका है, बाग योजना के लिए, मतलब ऑर्चार्ड प्लानिंग के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चरल के लिए और रीजनल प्लानिंग के लिए। तो इसका आंसर होगा बेटा, ठीक है। अभी हमने बात करी थी ना कि किसी भी यहाँ के रीजनल अप्रोचेस की बात करी थी, तो रीजनल अप्रोच इसका आंसर होगा, ठीक है। कि रीजनल अप्रोच में क्या है, कहीं पे एक मान लो बरेली है तो वहाँ पे किस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हम उन्हें की स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आर्थिक भूगोल का मुख्य उद्देश्य मनुष्य के आर्थिक डैश डैश को उनके पर्यावरण के प्रकाश में उत्पादन और उपभोग के संदर्भ में जांचना है। इसका आंसर क्या होगा बेटा, उपलब्धि है या अचीवमेंट हो गया, रिसोर्सेज हो गया, या प्लानिंग हो गया, ग्रोथ हो गया, क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है बेटा अचीवमेंट, ठीक है। एक दो साइंटिस्ट हुए हैं, उन साइंटिस्ट के नाम है CF जॉन्स, ठीक है, और GG डार्केन वॉल्ड, ठीक है। इन्होंने जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी की एक क्लासिकल परिभाषा दी है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि आर्थिक भूगोल पर्यावरण के संदर्भ में मनुष्य की जो आर्थिक उपलब्धियों का अध्ययन है। इट मीन्स कि उसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, मतलब इकोनॉमिक अचीवमेंट्स हैं, उनकी स्टडी क्या है, आर्थिक भूगोल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अचीवमेंट, इकोनॉमिक अचीवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। विश्व के कृषि क्षेत्रों का प्रमुख विभाजन किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। इसका आंसर होगा, देखो वॉन थ्योरी ने तो थ्योरी दी है, कौन सी, लोकेशन ट्राइंगल थ्योरी। मैकेंडर ने दिया है, हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है। इनको OCH स्पोर्ट के बारे में हम प्रोबेबिलिज्म या थॉट में पढ़ेंगे। इसका आंसर होगा बेटा विट्सले, ठीक है। विट्सले ने पूरे वर्ल्ड को 13, ठीक है, प्रदेशों में बांटा, ठीक है। और कौन किस ईयर में, 1936 में। आर्थिक भूगोल का नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आर्थिक भूगोल विषय का अध्ययन करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे, ठीक है। जब हम प्रथम विद्वान की बात करते हैं बेटा, तो प्रथम विद्वान में जर्नली जो हैं वॉन थ्योरन माने जाते हैं, ठीक है, जिनकी हमने कौन सी थ्योरी पढ़ी थी, लोकेशन ट्राइंगल थ्योरी, ठीक है। इन्होंने, इनकी एक किताब है, बुक का नाम कभी पूछने लग जाता है, 1826 में, द आइसोलेटेड, ठीक है, स्टेट, इनकी किताब है द आइसोलेटेड स्टेट, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक भूगोल का दृष्टिकोण क्या है, ठीक है, बताओ। सैद्धांतिक हमने पढ़ा है, थ्योरेटिकल है, रीजनल है, ये भी है, बिहेवियरल भी है, ठीक है, और हिस्टोरिकल भी है किस तरीके से, ठीक है। रीजनल में हमने पढ़ा था, क्रिटिकल एनालिसिस में पढ़ा था अभी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, जर्नली ऐसे आंसर हो, उनका आंसर उपरोक्त तो सभी होगा।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या अर्थ है? इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड का क्या अर्थ है जब हम बात करते हैं? उत्तेजना, नवाचार। ठीक है, इट मीन्स कि हमेशा इनोवेशन होता रहता है। ठीक है, उत्पादन लागत को कम कर देता है, जाहिर सी बात है, और उपभोग में विविधता लाता है। उपरोक्त सभी, इसका आंसर होगा उपरोक्त। देखो समझो, इंटरनेशनल ट्रेड्स का मतलब होगा कि एक तरीके से जो वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज की तरीके से है। मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे आलू उगता है, तो हो सकता है कि रीजनल लेवल पे आपको महंगा मिले, लेकिन कहीं कहीं कोई जगह ऐसी होगी जहाँ पे आलू का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता होगा, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है आलू सस्ता होगा, तो वहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे जो अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ की जो कुटीर उद्योग थे उनको ख़त्म कैसे किया? भाई वो अपनी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से बने हुए जो सस्ते सामान है उन्होंने ला के बेच दिया, क्योंकि हमारे यहाँ जो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट था वो बढ़ रहा था, जाहिर सी बात है। तो ये क्या हो गया, उत्पादन लागत को कम किया उन्होंने, हमारे यहाँ की चीज़ों को खत्म कर दिया एक तरीके से। ठीक है, एक तो डाइवर्सिटी आती है। ठीक है, आप कोई चीज़ अलग तरीके से, जैसे मान लो आजकल आप कपड़े देखते हो, तरह 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 के ब्रांड हैं, आप कोई भी चीज़ खाने में देखते हो तरह तरह के ब्रांड हैं, तो ये सब क्या है, जाहिर सी बात है विविधता लाता है। ठीक है, डाइवर्सिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, गेहूं का उत्पादन। ठीक है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? हाईएस्ट यील्ड ऑफ, इसका आंसर होगा बेटा हाईएस्ट यील्ड। अगर हम बेटा कुल टोटल क्वांटिटी में बात करें, ठीक है, टोटल तो होगा इसका आंसर चाइना, लेकिन अगर पर हेक्टेयर की बात करेंगे, पर हेक्टेयर, तो इसका आंसर होगा बेटा डेनमार्क। ठीक है, लेकिन अगर हम ओवरऑल की बात करेंगे तो ओवरऑल में चाइना है, सेकंड नंबर पे आता है हमारा इंडिया बीट प्रोडक्शन में। ठीक है, फिर है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितने प्रकार की होती हैं? जनरली मैंने बताया 5 प्रकार की होती हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 5 नहीं दिया है, तो आप कितने प्रकार की लगाएंगे? 4 प्रकार की। ठीक है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में मैंने बताया कि किस तरह कितने कितनी प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, जिसमें हम जनरली एग्रीकल्चरल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आती हैं। ठीक है, उनमें क्या होता है, जनरली कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होती हैं। ठीक है बेटा, अब अच्छा एक चीज़ और है कि एग्रीकल्चरल जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं उनको बोलते हैं रेड कॉलर जॉब। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड कॉलर जॉब इज रिलेटेड टू प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्सरी एक्टिविटीज़, तो वो किससे है? प्राइमरी एक्टिविटीज़ से। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं ब्लू कॉलर। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है जनरली। फिर आ जाओ टर्सरी, टर्सरी को बोलेंगे वाइट कॉलर जॉब, सर्विस सेक्टर हो गया बेटा। ठीक है, फिर एक होता है पिंक कॉलर जॉब भी होता है एक। ठीक है, पिंक कॉलर जॉब में वो आते हैं जनरली जैसे जो वुमेन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे आजकल हम देखते हैं जैसे बेबी सिटर हो गया, जो कॉन्सेप्ट है ना नर्सिस का, बेबी नर्सिस हो गई, तो ये कौन सा हो गया? पिंक कॉलर जॉब हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है बेटा चतुर्थ श्रेणी की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उनको बोलते हैं नॉलेज सेक्टर। ठीक है, बेसिकली दे आर, ठीक है, इनको हम बोलेंगे नॉलेज सेक्टर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ क्वाइनरी में, पंचम वाले में। ठीक है, पंचम में इसको हम बोलते हैं गोल्ड कॉलर जॉब। ठीक है, गोल्ड कॉलर जॉब्स में जनरली जो आते हैं जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं ना, जो डिसीजन मेकिंग्स में होते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव में जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, किसी भी जैसे मान लो जो देश को चलाने वाले हैं, सेक्रेटरी हो गए, ठीक है, स्टेट को चलाने वाले हो गए, या जो हाई सुप्रीम कोर्ट्स के जज हो गए, ये लोग सब क्या है, ये बेटा क्वाइनरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। ठीक है, पंचम प्रकार की। अब जैसे हम लोग कई बार एक बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यहीं पे समझ लो कि सनराइज इंडस्ट्री क्या होती है। ठीक है, सनराइज, ठीक है, सनराइज इंडस्ट्री बेसिकली वो इंडस्ट्री होती है बेटा जो सेक्टर इन फ्यूचर में मतलब बूम करने वाला है, रैपिड बूम करने वाला है। ठीक है, मतलब जिसकी संभावना है कि ये सेक्टर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे आजकल हम बात करते हैं आईटी सेक्टर की। ठीक है, आईटी सेक्टर लगातार बूम कर रहा है। ठीक है, जैसे आजकल आप देख रहे हो सोलर इंडस्ट्री हो गया, लगातार बूम कर रही है। ठीक है, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि सो जो आजकल बैटरीज, ठीक है, ईवी सेक्टर हो गया। ठीक है, ये ईवी सेक्टर क्या है, लगातार इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है पेट्रोलियम को कम करने की बात हो रही है, कार्बन एमिशन को कम करने की बात हो रही है, तो गवर्नमेंट लगातार जो सोलर सेक्टर है, ईवी सेक्टर है, इसको प्रमोट कर रही है। तो ये बूम सेक्टर है, ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सनराइज इंडस्ट्री हो गई। फिर उसके बाद आता है दो तरीके की, एक होता है सनसेट इंडस्ट्री। सनसेट इंडस्ट्री मतलब जो एक तरीके से डूबने वाली है। ठीक है, अब
डूब चुकी हैं, उनके एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 21। बेटा 21 क्वेश्चन क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो क्या है, एक फैक्ट्री में काम करना, एक स्कूल में पढ़ाना, दुकान चलाना और परिवहन माल, सॉरी, एक स्कूल में पढ़ना, ठीक है, दुकान चलाना और माल परिवहन करना, मतलब ट्रांसपोर्टेशन। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेसिकली वो होती हैं बेटा जो एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि जिनसे हम लोग एक पैसा गेन करते हैं। एग्जाम सीधे आप समझो कि जिनसे आप क्या कर रहे हो, जो जीडीपी में, जो किसी भी वर्ल्ड, मतलब किसी भी नेशन की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है फैक्ट्री में काम करना कंट्रीब्यूशन करेगा, ठीक है। स्कूल में पढ़ना, स्कूल में पढ़ना स्टडी करना बेटा अभी नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जब आप पढ़ लिख के जॉब ले लोगे तब आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन करोगे। अभी आप किस पे हो, अभी आप डिपेंडेंट हो। इट मीन्स कि आप अभी गवर्नमेंट पे आप डिपेंडेंट हो, अपने घर वालों पे डिपेंडेंट हो, मतलब आप की जो एक्टिविटीज़ को कौन संभाल रहा है, आपके घर वाले, ठीक है। आपको सरकार स्कॉलरशिप दे रही है, तो ये क्या है, एक तरीके से आप डिपेंडेंट हो अभी। फिर दुकान चलाना, जाहिर सी बात है व्यवसाय कर रहे हो अपना, ट्रांसपोर्टेशन वर्क, ये सब क्या आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है। तो इसका आंसर होगा बेटा स्कूल में पढ़ना। फिर जर्मन स्कॉलर जो गॉड्स थे, उन्होंने आर्थिक भूगोल को वस्तुओं के प्रत्यक्ष प्रभाव में विश्व की प्रकृति जांच के रूप में परिभाषित किया। यहाँ से देखो अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की परिभाषा से आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इन्होंने जो है बेटा बात की है साइंटिफिक टेम्परामेंट की, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, साइंटिफिक, ठीक है। इन्होंने भूगोल को डिस्क्रिप्टिव से हटाकर एक वैज्ञानिक और कारण प्रभाव, मतलब कॉज एंड इफेक्ट के रूप में बदलने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि भैया कहीं पे कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है तो उसके पीछे मतलब वहाँ के डिस्क्रिप्टिव चीज़ें काम नहीं करेंगी, वहाँ पर किस तरीके से वैज्ञानिकता की मतलब इन्होंने बात की, ठीक है। भौगोलिक की बात नहीं की, स्थानिक की बात नहीं की। फिर आ जाओ बेटा 23rd क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का दायरा बहुत बड़ा है, किसका दायरा बड़ा है, ठीक है। अब स्पेशियल, ठीक है। फिर ऑप्शन दिया है ट्रेड, फिर व्यापार। अब सोचो, ठीक है। अब बात हो रही है स्कोप की बेटा, यहाँ पे स्कोप क्या है। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में बेटा ट्रेड और जो बिजनेस का भी स्टडी होती है, लेकिन जो उसका दायरा होता है, जो मूल दायरा होता है, वो बेटा स्पेशल होता है, ठीक है। क्या दायरा होता है, दायरा होता है बेटा स्पेशल। स्पेशल का मतलब आप समझिए स्पेस से रिलेटेड, मतलब या स्थान, ठीक है। तो अगर मान लो कि यह पढ़ता है, मान लो कोई इकोनॉमिक्स होता है, जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी को पढ़ने वाले होते हैं, वो यह पढ़ता है कि क्या उत्पादन हो रहा है, क्या प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी कीमत क्या है, ठीक है। तो वो बताता है कि वेयर वाई, ठीक है। जो वेयर एंड वाई का कॉन्सेप्ट है, वेयर एंड कहाँ और कैसे, ठीक है, उसी स्थान पर क्यों, मतलब वह उत्पादन कहाँ हो रहा है। तो इसके जो स्टडी है वो बेटा स्पेशियल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि जब निर्यात आयात से अधिक हो तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, मतलब जो आपका जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, वो हायर देन हो इम्पोर्ट से, ठीक है। इट मीन्स कि आप बाहर तो ज़्यादा भेज रहे हो लेकिन मंगा कम रहे हो, ठीक है। आप मतलब अपने यहाँ से वीट भेज रहे हो लेकिन मंगा कुछ नहीं रहे हो, मंगा मतलब कम रहे हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटा ट्रेड सरप्लस। ट्रेड डेफिसिट मतलब कि आपके यहाँ जो इम्पोर्ट की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ देखो भारत क्या करता है, ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट करता है अपने यहाँ की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया या बहुत सी चीज़ें हो गई हमारा देखो। तो ये क्या है, हम हमेशा ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं, ठीक है। अमेरिका जैसी कंट्रीज़ हो गई, चाइना जैसी कंट्रीज़ हो गई, वो रसिया जैसी कंट्रीज़ हो गई, ये ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, ज़्यादातर एक्सपोर्ट करती हैं। हमारे यहाँ अभी हम लोग इम्पोर्ट पे चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इसका आंसर हो गया बेटा ट्रेड सरप्लस, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के वितरण पर बहुत प्रभाव पड़ता है, किसका प्रभाव पड़ता है बेटा, नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो रही है, ठीक है। किसका इम्पैक्ट पड़ेगा बेटा, इकोनॉमी का इम्पैक्ट पड़ेगा, सेटलमेंट का इम्पैक्ट पड़ेगा, या पॉपुलेशन ग्रोथ का इम्पैक्ट पड़ेगा, या इंडस्ट्री का पड़ेगा, सोचिए। तो बेटा इसका जो आंसर है वो होगा इकोनॉमी। अब इकोनॉमी कैसे होगा, जब हम
बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, ठीक है। तो एक अपने आप में ना ये सारी चीज़ें इसी के अंदर समेट जाती हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें मिडिल ईस्ट की, तो मिडिल ईस्ट में जो ऑयल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो केवल वो ना केवल वहाँ के उद्योगों की, बल्कि वहाँ के बुनियादी ढांचे, मतलब इट मीन्स कि वहाँ की किस तरीके से मतलब उनको एक तरीके से व्यापार शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया है। वहाँ पे सेटलमेंट किस तरीके से होगा, वहाँ पे इंडस्ट्री कौन सी लगेगी, पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरीके का है वहाँ पे, ये सब क्या है, इकोनॉमी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इकोनॉमी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विट्सले का क्लासिफिकेशन देखो आ गया था, 13 जोन में बांटा था इन्होंने, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इनमें से कौन कौन से हैं। तो ये सभी आप जो 13 नाम है बेटा, 13 नाम एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया, सेकंड क्वेश्चन है इसी पेपर में। तो ठीक है, इसका आंसर इन्होंने इन्होंने बेसिकली जो 5 चीज़ें शामिल की थी, ठीक है। तो वो 5 चीज़ें क्या थी मैं बता दे रहा हूँ। फसल और पशुओं का संयोजन, ठीक है। जो भूमि उपयोग की सघनता, मतलब इंटेंसिटी कैसी है वहाँ की, उत्पादों का प्रसंस्करण और वितरण, मार्केटिंग मतलब किस तरीके से हो रही है, मशीनीकरण का स्तर, और कृषि भवनों का प्रकार, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा बेटा फंक्शनल फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चरल, ठीक है, ये नहीं होगा। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ टाइप्स होती है, सेकेंडरी होती है, टर्सरी भी होती है, और क्वार्टरनी भी होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम जब भी बात करते हैं बेटा, 28वां क्वेश्चन हो गया, विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कृषि पर निर्भर नहीं करता है। कृषि सॉरी विश्व में कौन सा क्षेत्र कृषि पर निर्भर नहीं है। तो इसका आंसर देखो क्या होगा बेटा, कृषि पर निर्भर बेटा, ये देखो नाइल रिवर क्या है, रिवर के किनारे जितनी भी चीज़ें होंगी क्या होंगी, वो ज़्यादातर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पे होंगी। ब्रह्मपुत्र हो गया हमारे यहाँ, ठीक है। जो कोस्टल सी मेडिटेरियन सी में जहाँ पे आपने देखा होगा अंगूर का उत्पादन होता है, वाइन बहुत अच्छी बनती है यहाँ पे, ठीक है, ब्रह्मपुत्र हो गया हमारे यहाँ। फीट कल्टीवेशन ज़्यादा होता है। मिस्र में क्या हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्टर्न। ये क्या है जनरली बेटा, ये सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए फेमस है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ सीढ़ीदार खेत, मतलब टेरेस फार्मिंग कहाँ होती है, जर्नली ये होती है बेटा हिली रीजन में, ठीक है। तो हिली रीजन कौन सा है, पंजाब नहीं है, हरियाणा नहीं है, प्लेन नहीं है, ठीक है, क्या है, उत्तराखंड। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आधुनिक दृष्टिकोण है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, क्या होगा इसका आंसर बेटा। देखो हम 1950 और 60 के दशक की बात करें तो बेटा क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी में बेटा क्या हुआ था, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, मतलब मात्रात्मक क्रांति हुई थी। तो यहाँ पे जो नई नए मॉडर्न अप्रोचेस का जन्म हुआ, जैसे हम बोलते हैं सिस्टम अप्रोच हो गया, सिस्टम एनालिसिस हो गया, आज नारीवाद हो गया, ये सब क्या है, नए अप्रोचेस हैं। बिहेवियरल अप्रोच हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेस हो गए, ये सब क्या है बेटा, नई अप्रोचेस हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब सिस्टम अप्रोच में एक तरीके से ऐसे समझो कि अर्थव्यवस्था एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, मतलब जहाँ पर एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। इसको हम किस में पढ़ते हैं, सिस्टम अप्रोच में। बिहेवियरल अप्रोच में जैसे कि मनुष्य की जो साइकोलॉजी को ध्यान में रख के, मतलब एक तरीके से मनुष्य लोग जो हैं हमेशा मशीनों की तरह, मतलब मशीन क्या करती हैं हमेशा अपनी एक्यूरेसी के लिए जानी जाती हैं, सही निर्णय लेने के लिए जानी जाती हैं, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं होता है वो, ठीक है। मनुष्य अपनी पसंद और उसकी जो जानकारी की जो सीमाएं हैं वो कहीं ना कहीं लिमिटेड होती हैं, तो ठीक है। इस तरीके से हम बिहेवियरल अप्रोच में पढ़ते हैं। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में जैसे सरकारी नीतियाँ हो गई, ट्रेड क्या हो गया, ठीक है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है या कम्युनिज्म है या कैपिटलिज्म है, क्या है वहाँ पे, ठीक है। कौन से देश में रहते हैं, हमारे यहाँ जैसे आप अमेरिका में रहते हैं तो वहाँ पे क्या है, कैपिटलिस्ट कंट्री है। लेकिन आप चाइना में रहते हैं वो कम्युनिस्ट कंट्री है, ठीक है। तो ये क्या है, कंट्री पे भी डिपेंड करता है। अब हमारे यहाँ क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया में, ठीक है। हम लोग कैपिटलिस्ट को भी सपोर्ट करते हैं और सोशलिज्म भी है। कैपिटलिस्ट का मतलब पूंजी पर, ठीक है। सोशलिज्म मतलब हम समाज के लिए भी कुछ ना कुछ चीज़ें सोचते हैं, ठीक है। जैसे हमने स्कीम्स चलाई हुई हैं गवर्नमेंट ने, तो ये क्या है, सोशलिज्म को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आर्थिक गतिविधियों में वे गतिविधियां हैं जिनमें समाज के भीतर के सभी स्तरों पर वस्तुओं और सेवाओं के शामिल किया गया है, ठीक है। इसमें क्या है, देखो जाहिर सी बात है, ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर, पहला होगा। देखो ऑपरेशन तो नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है कि अगर आप उत्पादन करोगे किसी भी सेवाओं का, वस्तु का, तो जाहिर सी बात है उसका उत्पादन तो करोगे ही करोगे, फिर उसका उपभोग भी करोगे। लेकिन उपभोग उत्पादन के साथ साथ संचालन नहीं कर सकते ना, ना ही आप उसको प्रमोशन कर सकते हो, ना ही उसको आप कॉस्ट कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, उपभोग के साथ साथ उत्पादन, मतलब उत्पादन के साथ साथ क्या चलता है, उपभोग भी चलता है बेटा, ठीक है।
अब उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिचनेस ऑफ इज इम्पॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द एग्रीकल्चर। ठीक है, मतलब किस चीज़ की रिचनेस जो है एग्रीकल्चर को अफेक्ट करती है, फिजिकल फैक्टर्स को। जाहिर सी बात है बेटा, एग्रीकल्चर के लिए हमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है बेटा, सॉइल होती है। जब तक क्योंकि सॉइल नहीं होगी कोई भी चीज़, तो इसका आंसर होगा सॉइल, ना वाटर ना लैंड ना रीजन। ठीक है, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संस्थान भारत में निवेश और विदेश व्यापार का समर्थन करता है। ठीक है, अब देखो इसमें चार संस्थाओं के नाम दिए हुए हैं, आईएमएफ है, डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड बैंक दिया हुआ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है। तो हमें कम से कम थोड़ा चीज़ों के बारे में पता हो। ठीक है, तो हम जब बात करते हैं बेटा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, 1944 में जुलाई में एक प्लान आया था जिन्हें हम बोलते हैं ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, ठीक है, कॉन्फ्रेंस में। लेकिन इसने जो अपना काम है वो कब स्टार्ट किया था, 1945 में। ये बेसिकली आजकल देखते होगे आपने, पाकिस्तान के केस में बहुत सुना होगा, आईएमएफ ने लोन दे दिया, आईएमएफ की ग्रांट से वो चल रहा है। तो ये किसी भी देश की जो वहाँ की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, मतलब वहाँ पे अगर कोई जैसे हमने 1991 में हमारे यहाँ क्या हो गया था, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था, तो ये क्राइसिस के समय एक शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब डब्ल्यूटीओ क्या होता है बेटा, डब्ल्यूटीओ और आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है बेटा वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, कहाँ है, अमेरिका में, क्वेश्चन में पूछ लेगा। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में। अब बात करते हैं बेटा डब्ल्यूटीओ की। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ का इसका जो पुराना नाम था वो था GATT। अब आप इसकी फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाइए, डब्ल्यूटीओ का काम क्या होता है बेटा, जो फ्री एंड फेयर जो वर्ल्ड में ट्रेड को प्रमोट करना। ठीक है, एक तरीके से देखो मतलब पूरे वर्ल्ड में फ्री एंड फेयर तरीके से, मतलब कोई भी चीज़ें गलत एक्टिविटीज़ में ना इन्वॉल्व हो रहा हो, कोई देश ज़्यादा टैरिफ ना लगा रहा हो, तो इसका काम क्या होता है बेसिकली, डब्ल्यूटीओ का काम होता है। ठीक है, ये 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है बेटा वो है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, फिर इसके बाद आता वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक का काम क्या होता है बेटा, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का काम होता है बेसिकली डेवलपमेंट के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए हम अगर हम लोन लेते हैं तो ये कौन प्रोवाइड करता है हमें, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इसकी भी स्थापना जो है बेटा 1944 के टाइम पे ही हुई थी। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसी में। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का बेटा ये ट्रिटी ऑफ वर्साई है, जब हुई थी 1919, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में। ठीक है, उसके तहत इसका निर्माण किया गया था। ये 1946 में जो यूनाइटेड नेशन की पहली विशिष्ट एजेंसी बनी थी। इसका जो हेडक्वार्टर है बेटा वो जो है जिनेवा में। ठीक है, इसका काम होता है जो मजदूरों के राइट्स हैं, वर्कर्स के राइट हैं, या मतलब चाइल्ड लेबर है, जो फोर्स्ड लेबर है, उसको रोकना एक तरीके से। ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना, मतलब सोशल जस्टिस को एक तरीके से प्रमोट करना। ठीक है, तो हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दिखाएंगे। ठीक है, फिर आ जाइए द एम ऑफ डब्ल्यूटीओ। देखो आ गया कि डब्ल्यूटीओ का एम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। हाँ, ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ। फिर अगला ऑप्शन है यात्रियों की निःशुल्क आवाजाही। ठीक है, ये तो नहीं होगा। विकसित देशों से अविकसित देशों को धन हस्तांतरण, बेटा ये नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है, मतलब वर्ल्ड डब्ल्यूटीओ क्या करता है, फ्री एंड फेयर एक तरीके से ट्रेड को प्रमोट करना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक भूगोल विश्व के विभिन्न भागों की बुनियादी विविधता की जांच करता है। किसकी जांच करता है बेटा, ठीक है, आर्थिक भूगोल में हम देखो इसका जो वाइड, अब जब भी ऐसे क्वेश्चन हो उसमें देखो कि सारे ऑप्शन जो हैं किस में फिट बैठ रहे हैं। तो सॉइल एक तरीके का रिसोर्स है, रीजन भी एक तरीके का, मतलब लैंड हो गया, फिर इसका आंसर होगा बेटा रिसोर्स। ये तरीके एक तरीके के सभी रिसोर्सेज हैं ये जो किस में आएंगे, ठीक है, रिसोर्सेज में आएंगे। अब नया जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल। ठीक है, तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल जो रेल है वो बेसिकली
यूएसए के ईस्टर्न कोस्ट से, ठीक है, यूएसए के पूर्वी तट से पैसिफिक ओशियन के पैसिफिक कोस्ट को जोड़ता है, ठीक है। अब इसका जो काम जो है कब पूरा हुआ था, 1969 में। कब हुआ था, 10 मई 1969, ठीक है। अब आप ये मुझे बताओगे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि ये किस देश के द्वारा कंप्लीट कराया गया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। आर्थिक गतिविधियों के स्थानिक संगठन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो ऑप्शन देखो, जाहिर सी बात है इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव होगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखो कि इसमें बस कोई भी जो ऑप्शंस को पढ़ते समय एक बार ऑप्शन पढ़ लो, उनमें कोई नेगेटिव चीज़ ना दी हो, मतलब जो इससे रिलेटेड ना हो। तो पृथ्वी के विभिन्न आर्थिक गतिविधियाँ स्थानिक रूप से किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, ऑप्शन है सही है। इस सतह पर कृषि, औद्योगिक और सेवा गतिविधियाँ स्थानिक रूप से कैसे व्यवस्थित और निर्मित की जा सकती हैं, जाहिर सी बात है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, कारण प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट की बात होगी, ठीक है। आंसर हो गया इसका, क्या हो गया, ऑल ऑफ दी अबव। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, 43। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेश व्यापार का लाभ है, ठीक है, बेनिफिट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और फॉरेन ट्रेड। तो हम जब बात करते हैं, ऑप्शन पढ़िए, ठीक है। इंक्रीज कंपटीशन, हाँ है आंसर, लग तो रहा है, ठीक है। रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, मतलब बेटा देखो ये तो जाहिर सी बात है, जब ग्लोबलाइजेशन है, आज हम विदेशी व्यापार ट्रेड की बात करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड की, तो अवेलेबिलिटी तो है ना, ठीक है। तो उपलब्धता को कम कैसे कर रहा है, ये तो बढ़ा रहा है, जाहिर सी बात है। देखो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, हम रशिया से भी खरीद रहे हैं, मिडिल ईस्ट से भी खरीद रहे हैं, सबसे खरीद रहे हैं, जिस देश से चाहें। तो ये क्या है, बढ़ा रहा है, तो ये तो कम तो नहीं कर रहा है। अब आर्थिक विकास में कमी, आर्थिक विकास में कमी कैसे करता है, ये तो बढ़ाता है, जाहिर सी बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंपटीशन को इंक्रीज करना, ठीक है। ये सारे नेगेटिव थॉट्स हैं तो इनको नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, भारत में उपयोग किए जाने वाले कुल जल का अनुपात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अधिक है? देखो बेटा यहाँ पे क्या आ गया, वाटर कंजम्पशन की बात हो रही है कि सबसे ज़्यादा हम किस में यूज़ करते हैं, तो बताओ सबसे ज़्यादा हम किस में यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा बेटा हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो आज भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है। हमारे यहाँ 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन आज भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में संलग्न है एक तरीके से। तो डोमेस्टिक कंजप्शन नहीं हो गया हमारे यहाँ, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ ही नहीं, हमारे यहाँ हम लोग जैसे किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में स्टेज होती है, प्राइमरी से वो लोग सेकेंडरी पे जाते हैं, फिर टर्सरी पे जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने प्राइमरी से सीधे जंप मार लिया टर्सरी पे, ठीक है। हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन क्या है, बहुत ना के बराबर चीज़, हम बहुत सी चीज़ें कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत कम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं हम, ठीक है। तो हम ज़्यादा लगभग 50% पॉपुलेशन इसमें इंगेज है, लगभग 30% पॉपुलेशन सर्विस सेक्टर में इंगेज है। तो 50-80 लगभग आप मानिए चलिए 20% ही सर्विस सेक्टर में, और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा विट्सले। देखो विट्सले का बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं कह रहा हूँ आप इसको ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। इसका आंसर क्या होगा, 13, ठीक है। 13 इकोनॉमिक जोन में बांटा है, और 13 के नाम पता होने चाहिए आपको। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री मार्ग पश्चिमी यूरोप के विकसित क्षेत्रों को उत्तरी अमेरिका से जोड़ता है? बेटा इसका आंसर होगा पश्चिमी यूरोप, वेस्टर्न यूरोप से नॉर्थ अमेरिका को जोड़ता है। इसका आंसर होगा बेटा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन रूट। जब आप गूगल मैप में देखिएगा, जब आप मैप में देखेंगे तो ये क्या है, यहाँ देखो वेस्टर्न यूरोप इधर हो गया, ठीक है। हम इसको जैसे देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो वेस्टर्न यूरोप इधर इधर वाली साइड हो गई, नॉर्वे हो गया, इधर वाली जो कंट्रीज हो गई, ठीक है। तो इसको जाहिर सी बात है अटलांटिक ओशियन हो गया, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, साउथ अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा बेटा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ठीक है। मेडिटेरियन सी तो देखो कहाँ पे है, मिडिल ईस्ट साइड में है, जब आप देखोगे, ठीक है। आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट के और यूरोप कॉन्टिनेंट के बीच में देखोगे इसको, तो इसका आंसर मेडिटेरियन सी तो होगा नहीं, ठीक है। साउथ होगा नहीं, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर की, सॉरी इक्वेटर से ऊपर की बात हो रही, तो इक्वेटर के ऊपर क्या है, नॉर्थ अटलांटिक रूट है, ठीक है। फिर केप ऑफ गुड्स होप रूट, इसकी बात भी नहीं होगी बेटा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आज हम केवल 50 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सबसे अधिक घनत्व वाले रेलवे नेटवर्क का कौन सा देश है, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेलवे लाइंस बिछी हुई हैं, ठीक है।
हाईएस्ट डेंसिटी है बेटा जर्मनी में, ठीक है। टोटल अगर लेंथ पूछी जाती बेटा तो इसका आंसर होगा यूएसए, लेकिन डेंसिटी पूछा है तो इसका आंसर होगा बेटा ब्राज़ील, ठीक है। अब फिर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी दूरी तक बड़ी मात्रा में भारी सामान ले जाने के लिए परिवहन का कौन सा आदर्श रूप में उपयुक्त है। मतलब लंबी दूरी हमें जाना है, लेके जाना है। देखो रेलवे में बेटा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है। आप जितने भी जो रोड पे हैं, ठीक है, रोडवेज जाहिर सी बात है बेटा डीजल से चलेगा, बहुत कॉस्ट आएगी, ठीक है। पाइपलाइन को बिछाने में भी बहुत कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, जलमार्ग, ठीक है। आप देखोगे कि बड़े बड़े जो रूट्स की, वाटर रूट्स की खोज किसने की, जैसे कोलंबस हो गए, वास्को डी गामा हो गए, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने केवल और केवल जो वाटर, जो समुद्री जलमार्ग हैं उनकी खोज की है एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। हम देखते हैं सोएज कैनाल हो गई, ठीक है। ये सब क्या है, एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि सस्ते हैं तभी तो जाहिर सी बात है हम इनका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के माध्यम से देशों के बीच एकीकरण क्या है, ठीक है। अब सोचो इसका आंसर क्या होगा। इसमें क्या लिख रहा है कि मल्टीनेशनल कॉपरेशन, ठीक है, बहुराष्ट्रीय निगम, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेशकों के माध्यम से, मतलब कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के विदेशी व्यापार में मतलब एक्टिविटीज़ कर रही हैं, ठीक है। तो इसको हम एक कॉन्सेप्ट है बेटा, अगर हम समझें डेविड हार्वे का, ठीक है। डेविड हार्वे एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने टाइम स्पेस कंप्रेशन का मतलब एक तरीके से सिद्धांत दिया या इसको व्यवहारिक रूप से बनाया। तो उसमें वो लोग कहते हैं कि जो विदेशी व्यापार है मतलब और निवेश के माध्यम से विभिन्न जो कंट्रीज़ होती हैं उनकी जो अर्थव्यवस्था होती है वो तेज़ी से जुड़ने और इंटीग्रेशन का काम करती है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं बेसिकली, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन। अब आर्थिक गतिविधियों को क्या कहा जाता है बेटा, हम जैसे कोई भी, अब इसका देखो आंसर क्या है, जैसे आप पूछते नहीं कि आप क्या करते हो, आपका पेशा क्या है, तो इसका आप मतलब आप कौन सा काम करते हो, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या होगा, ऑक्यूपेशन। उपभोग नहीं हो सकता है, ठीक है, उत्पादन भी नहीं होगा, ठीक है। और इसका आंसर वितरण भी नहीं होगा। तो चलिए इसमें इसका जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा वो हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने वैसे तो WTO का बताया था कि संस्थापना कब हुई थी, 1995 में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1995। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।